morning students. Today we are going to deal with the chapter nationalism in Europe. हमारा चैप्टर आज का है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th के लिए है, पहला चैप्टर है क्लास 10th का। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पहले भी कई सारे वीडियो दिए हैं। और आज हम वीडियो का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक और भाषा, मतलब इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। इन सब चीज़ों के बिना आप राष्ट्रवादी भावनाओं को नहीं पैदा कर सकते हैं लोगों के दिलों में। इन सभी चीज़ों का अपना एक महत्व है। अब हम लोग देखते हैं कि रूमानीवाद क्या था। तो रूमानीवाद एक, आप मान के चलिए, कल्पना थी। ठीक है, लोग अपने देश के प्रति कल्पना कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हम लोग कैसे रहेंगे। तो रूमानीवाद में हम लोग देखेंगे कि विशेष प्रकार की राष्ट्र भावना का विकास करते थे वो लोग। रूमानीवाद जो कलाकार थे और या कवि थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग तर्क वितर्क और विज्ञान, माने हर बात के लिए तर्क वितर्क नहीं करना है, जो कहा जा रहा है उसको मान लीजिए। वो लोग एक तरह से मान के चलिए कि आध्यात्मिक बातों पे जोर देते थे। रूमानीवादी लोग ये चाहते सामूहिक विरासत की अनुभूति, मीन्स लोगों के अंदर एक फीलिंग हो कि हम लोग एक हैं, हमारा संस्कृति एक है, ठीक है, और हमारा लैंग्वेज भी एक है। इन सब चीज़ों के प्रति रूमानीवादी जो कल्चर था वो लोगों को प्रेरित करता था। तो रूमानीवाद एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को उभारता है, और वो ज़्यादातर तर्क वितर्क या विज्ञान की बातों पे जोर नहीं देता है। उसका जोर किन बातों पे होता है? सामूहिक विरासत की अनुभूति, साझे संस्कृति और अतीत को राष्ट्र धर्म बनाना चाहते थे वो लोग। मीन्स आपको एक कलेक्टिवाइजेशन का अनुभूति कराना चाहते थे, जिससे आपको लगे कि नहीं, वी आर फ्रॉम वन कंट्री, एक ही देश के हम लोग निवासी हैं। ठीक है। अब रूमानीवादी लोग जो थे, जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय ये था कि लोग हर बात के लिए तर्क वितर्क, उसी समय विज्ञान का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था, तो हर बात के लिए लोग तर्क वितर्क करते थे, जिसे रूमानीवादी लोग सही नहीं मानते थे। ठीक है। अब देखिए, स्थानीय बोलियों तथा लोक साहित्य, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप देख ले कि हमारे इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस बहुत है। जैसे हम लोग यूपी में हैं, आफ्टर 10 और 20 किलोमीटर्स लैंग्वेज इज सेम, हमारा भोजपुरी भाषा है, लेकिन उनमें कुछ अंतर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्थानीय बोलियों तथा लोक साहित्य, तो जो लोकल लैंग्वेज बोलते थे लोग, जो बोलते थे लोकल लैंग्वेज, और वहाँ का जो लिटरेचर था, साहित्य, उसके माध्यम से उन लोगों ने लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को उजागर किया, लोगों के राष्ट्र के प्रति वफादार होना और उसके प्रति समर्पित होने की भावना को जगाया। देखिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। मीन्स जो भी हमारा लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में हम लोग बात करेंगे। बहुत लोग उसको रोक लगाते हैं कि नहीं, आप इस भाषा में बात ना करें, आप दूसरी भाषा में बात करें जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते थे, वो लोग हमेशा लोकल लैंग्वेज पे ही जोर देते थे। और वो लोग स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करना, पूरे देश के अंदर घूमना, और घूम करके देखिए गाँवों में, गाँव ग्राम में आप देखेंगे कि लोग अभी भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं सुनाते हैं, या गीत गाना वगैरह सुनाते हैं, जिसको हम लोग कहीं किताब या टीवी में नहीं देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। तो लेकिन वो भी गीत हैं, वो भी कहानियां हैं। तो उस समय वहाँ पे क्या हुआ था, जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रीय भावना को लोगों के दिलों में उजागर करना चाह रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे, और घूम करके क्या कलेक्ट कर रहे थे, लोकल लैंग्वेज में जो साहित्य थी, जो कहानियाँ थी, जो गीत थे, उनके माध्यम से लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना चाह रहे थे वो लोग। इसलिए इन सभी चीज़ों का वो एक कलेक्शन बना रहे थे। ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखिए, पोलैंड एक देश था, और पोलैंड को 2-3 देशों ने मिलकर के आपस में बांट लिया था। रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, ये लोग आपस में उसको बांट चुके थे। लेकिन जो पोलैंड के लोग थे
बट विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स एंड लैंग्वेज, अपनी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने जिंदा रखा। कैसे जिंदा रखा? उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, ठीक है, और ड्रामा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। यहाँ पे लिखा मैंने, बट विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स एंड लैंग्वेज नेशनलिज्म वाज अलाइव इन पोलैंड। पोलैंड के लोगों ने अपने देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको जिंदा रखा। कैसे जिंदा रखा? तो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और ड्रामा के माध्यम से, और उस ड्रामे में अपने लोकल लैंग्वेजेस के माध्यम से ड्रामा को दर्शाना, या लोकल लैंग्वेजेस में कविताएं, इन सभी के माध्यम से उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रीय भावना को जिंदा रखा था। ठीक है, जिंदा रखने का मतलब समझ ना, उसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति पैदा करना कि नहीं, वी आर फ्रॉम हॉलैंड, हम लोग हॉलैंड के हैं। ठीक है, भाषा की भी एक अहम भूमिका थी। जिस भाषा राष्ट्रीय भावना को लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे दिया, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले ही मैंने बोल चुका हूँ कि राष्ट्र, एक राष्ट्र, हम लोग अपने आप को एक राष्ट्र कैसे मानते हैं? इन इंडिया या फिर कोई भी विदेशी कंट्री है तो हर देश के पास अपना एक अलग भाषा है। जैसे इंग्लैंड है तो उसके पास इंग्लिश है, ठीक है, पाकिस्तान है तो उसके पास उर्दू है, इंडिया है, इंडिया में हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो ये सब भाषाएं हैं जिससे माध्यम से लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, रूस अधिकृत पोलैंड में पोलिश भाषा को बदलने का प्रयास। मैंने पहले भी कहा कि पोलैंड को कई हिस्सों में बांट लिया था रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने। तो रूस, जिस पोलैंड के जिस हिस्से पे रूस ने अधिकार कर लिया था, उस हिस्से पे रसिया चाहता था कि रसियन भाषा का इस्तेमाल करें, और पोलैंड के जो लोग थे वो लोग उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? वो लोग पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसके फलस्वरूप रसिया गवर्नमेंट उन्हें दंड भी देती है। ठीक है, देखिए, अब जब स्कूलों में से हटाया जाने लगा, कहा जाने लगा पादरियों को या बिशपों को कि आप लोकल लैंग्वेज में प्रीच न करके, अपने धर्म संदेश को लोकल लैंग्वेज में ना दे करके रशियन लैंग्वेज में दे, जिसको वहाँ के धर्म गुरुओं ने नहीं माना, और उसकी वजह से क्या, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। इसके एवज में वहाँ क्या होता है कि 1831 में रसिया के विरोध में पोलैंड वासियों ने एक आंदोलन चलाया, उन्होंने विद्रोह किया। वो विद्रोह शांतिपूर्ण विद्रोह नहीं था, वो एक हथियारबंद तरीके से उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन रसिया चूंकि एक बड़ा देश था, पोलैंड एक छोटा सा हिस्सा था, छोटे से हिस्से के लोगों ने ही उस विरोध में हिस्सा लिया था। इस वजह से उस विद्रोह को आसानी से कुचलने में सफल हो गया था रसिया। अब मैंने पहले ही बताया, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग। वहाँ के जो पादरी और बिशप वर्ग थे, जो वहाँ के पृष्ठ थे, जो चर्च में या अन्य जगहों पे धार्मिक प्रचार प्रसार करते थे, वो लोग हमेशा पोलिश भाषा, पोलैंड के लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। वो लोग रशियन भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, और जब उन्होंने रशियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो रशियन गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या किया? पादरियों और बिशपों को साइबेरिया भेजा गया। साइबेरिया मतलब समझ रहे आप, उनको एक काला पानी की सजा दे दी गई, या फिर दे वर स्लॉटर्ड, उनको काट भी दिया जाता था। और रूसी भाषा, जब उन लोगों ने कह दिया, पादरियों ने कह दिया कि नो वी विल नॉट, हम लोग रूसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग जब करेंगे तो पोलिश भाषा का ही प्रयोग करेंगे, तो रशियन गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ आदेश जारी किया और उनको बहुत सारी सजाएं भी दी गई, जिसकी वजह से और लोग, जितना उनको सजा दिया जाता था, लोगों के अंदर उतना ही और विरोध भड़कता था कि नहीं, वी विल यूज पोलिश लैंग्वेज, हम लोग अपनी भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो नेशनलिस्टिक विचारधारा है, ठीक है, राष्ट्रीय भावना है, वो रूमानीवाद, स्थानीय बोलियां और भाषा, इन सभी चीज़ों की मदद से ही हम लोगों ने देखा कि वहाँ के लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है, या फिर उनके राष्ट्रीय भावना को और मजबूत करते हैं ये सभी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये हमारा था आज का वीडियो, एंड अगर आपके स्टडीज़ में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।